कितना इन्वेस्टिगेशन है, क्या हुआ अभी तक? सारे मामले लटक रहे हैं। अगर हाई कोर्ट की मॉनिटरिंग नहीं मांगी होती, आप लोगों ने उस मॉनिटरिंग के तहत एसआईटी नहीं ली होती, तो जो थोड़ा सा हुआ वो भी नहीं होता। इसलिए कर्नाटका में न्याय मिलेगा क्या, महाराष्ट्र में न्याय मिलेगा क्या, और कन्हैया को दिल्ली के अंदर न्याय मिलेगा क्या, रोहित वेमुला को हैदराबाद में न्याय मिलेगा क्या? इसलिए आज ये बहुत बड़े प्रश्न हैं जिनको लेकर के हम आज गोविंद पानसरे को यहाँ याद कर रहे हैं। और इसलिए मैं ये समझती हूँ, ये सवाल सिर्फ कुछ हत्याओं का नहीं है, ये सवाल सिर्फ उनके लिए कानूनी न्याय पाने का नहीं है, ये सवाल बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा प्रश्न है, जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगी। साथियों, इन लोगों ने, अच्छी बात, उसी सन 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जन्म हो रहा था। इस देश के अंदर अपने को कम्युनिस्ट कहने वालों ने इकट्ठे होकर के कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का गठन किया। किस उद्देश्य से? इस उद्देश्य से कि हिंदुस्तान से अंग्रेजी साम्राज्यवाद को भगाना है। अंग्रेजी साम्राज्यवाद को भगाने के साथ साथ फिर एक नए देश का निर्माण करना है, जहां कोई भूखा नहीं रहे, नंगा नहीं रहे, बेघर नहीं रहे, लाइलाज नहीं रहे। ऐसा मुल्क जिसमें हर एक को पढ़ने की मौका मिले, स्वास्थ्य मिले, सिर के ऊपर छत मिले, हाथों को काम मिले, भेदभाव खत्म हो, अमीरी और गरीबी की खाई पाटी जाए, किसान दुखी नहीं हो, मजदूर परेशान नहीं हो, हर कोई एक ऐसी व्यवस्था में जी सके जहां समता हो, जहां बराबरी हो। उसके लिए कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हो रहा था। पूरी दुनिया के मजदूर आंदोलन से सीख रहे थे हिंदुस्तान के वो लोग जो मजदूरों के साथ खड़े थे। पूरी दुनिया के श्रम आंदोलन के साथ साथ उभरते कम्युनिस्ट आंदोलन से सीख रहे थे। और हिंदुस्तान का आवाम जो आजादी के आंदोलन में था, उस आजादी के आंदोलन को तेजी मिली उस कम्युनिस्ट पार्टी के बनने के बाद। उसी के साथ 1925 में आरएसएस का जन्म हो रहा था। आरएसएस के जन्मदाता हेड ग्वार आरएसएस के जन्म के समय क्या बोल रहे थे? इसलिए ये सारी घटनाएं और आज जो हो रहा है और जो रोहित के साथ हुआ, जो आज जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी पे हमला है, जो जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी पे हमला है, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पे हमला है, जो चेन्नई में एक संगठन का उनका ग्रांट बंद कर दिया गया, ये सब जो हमले हो रहे हैं, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस पे हमले, शिक्षा के भारतीयकरण के नाम के ऊपर दीनानाथ बत्रा की किताबों को आगे बढ़ाना, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च में आंध्रा से उठा के वाई सुदर्शन राव को बिठाना, जो बोलते हैं कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी उपलब्धि वर्ण व्यवस्था के ऊपर आधारित जातीयवादी व्यवस्था है। हर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को तोड़ने की जो कोशिश हो रही है, ये आज जो हम सब कुछ देख रहे हैं, हमें आज ये समझ में आना चाहिए कि दबोलकर क्यों लड़ रहे थे, क्यों लड़ा गोविंद पानसरे ने, क्यों लड़ा कलबुर्गी ने, और क्यों उनसे पहले उनके पुरखों ने लड़ा। वो क्या लड़ाई थी जिस लड़ाई को आज हम इस स्वरूप में देख रहे हैं? उसी की तरफ मैं आपका ध्यान खींच रही हूं। क्या कहा मिस्टर हेडगेवार ने? मिस्टर हेडगेवार ने कहा, मेरा प्रेरणा स्रोत वो जर्मनी में बैठा हिटलर है, अंग्रेजों के खिलाफ नहीं है। इस देश में असली लड़ाई इन नौजवानों को भटकाव छोड़ करके हिंदू राज बनाने की करनी चाहिए। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूं, हम इसको छोटे परिप्रेक्ष्य में इस प्रश्न को नहीं देख सकते।
और आज तो बिल्कुल ही नहीं। जो नागपुर से आरएसएस की ट्रेनिंग हासिल करके प्रधानमंत्री बन गए, जो नागपुर से आरएसएस की ट्रेनिंग हासिल करके महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए, उस आरएसएस की ट्रेनिंग लेकर के हरियाणा के मुख्यमंत्री, जहां कर्फ्यू लगा हुआ कई जगहों पे, आज सड़कें बंद पड़ी हुई हैं, ट्रेनें और वहां पर बसें ठप हो गई। शाम तक आप खबरें देख लोगे टेलीविजन के अंदर। कौन लोग हैं ये? छत्तीसगढ़ में हो या मध्य प्रदेश में हो या गुजरात के अंदर इनकी सरकार हो, आरएसएस के मंत्रिमंडल के अंदर जो बीजेपी का मंत्रिमंडल है, की पोजीशन पे आरएसएस बैठी है। आज से 8 महीने पहले, चुनाव के 8 महीने पहले, 2014 से पहले, जब इनसे कहा जाता था तुम आरएसएस के चेले हो बीजेपी के लोग, तो वो कहते थे नहीं 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 नहीं, आरएसएस अलग संगठन है, बीजेपी अलग है, ये मत बोलो। लेकिन 2014 में सत्ता के अंदर बैठते ही जब मोहन भागवत जी से सवाल किया गया, अब आप रोज रोज दखल दोगे क्योंकि आपके कहने से नरेंद्र मोदी पीएम कैंडिडेट हुए और वो प्रधानमंत्री हो गए, अब आप रोज सरकार में दखल दोगे। मेरे पत्रकार बंधुओं, आपने ही अखबारों में छापा, क्या बयान था मोहन भागवत का? उसका बयान था हमें रोज दखल देने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो कुर्सियों पे बैठे हैं वो आरएसएस के हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता हैं, उन स्वयंसेवक संघ के हिसाब से कार्य कर रही है। और इसीलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, इनकी कार्य प्रणाली को पहचानिए और जर्मनी के अंदर जो फांसीवाद आया उस समय के इतिहास को पढ़िए। इटली में जो फांसीवाद आया मुसोलिनी का, फ्रांस में जो फ्रैंको ने किया था, उसको पढ़िए तो पता लगता है क्या करते हैं ये। पैनिक फैलाना, एक झूठे माहौल में राष्ट्रवाद की बात करना, हमारी रेस हमारी कौम सबसे ऊंची, ये शुद्ध रहनी चाहिए, अशुद्ध नहीं होनी चाहिए, कोई खून खून के साथ ना मिल जाए, इसलिए शुद्धता की बात करना और जो विरोध करे उसको दुश्मन करार देना, फिर उसका कैरेक्टर असैसिनेशन करना, इतना चरित्र हनन करना कि लोगों को तैयार कर दो कि वो उसकी जान लेने के लिए तैयार हो जाए। और किसी भी झूठ को लगातार बोलते चले जाना ताकि वो फिर लोगों को सच लगने लग जाए, जो हिटलर के प्रोपेगेंडा मिनिस्टर गोएबल का काम था। जो भी विरोध की आवाज हो उसको दबाना, एक एक करके पीटना, एनिहिलेशन भी करना, यानी शरीर समेत गायब कर दो दुनिया से, और यहां से दिमागों को कुंद करना, आंखें दिखाना कि आके आपके आगे कोई बोल नहीं पाए। ये निर्णय लेना तुम क्या बोलोगे क्या नहीं बोलोगे, क्या लिखोगे क्या नहीं लिखोगे, तुम कौन सा नाटक करोगे कौन सा नहीं करोगे, कौन सा डायलॉग बोलोगे कौन सा नहीं डायलॉग बोलोगे, तुम क्या खाओगे और क्या नहीं खाओगे, तुम क्या पहनोगे और क्या नहीं पहनोगे, ये सब इतिहास में दर्ज है। आज हम क्या देख रहे हैं? यही सब देख रहे हैं। और इसीलिए ये बहुत बड़ी लड़ाई है। हमने कभी कहा कि भारतीय जनसंघ पार्टी देशद्रोही है? हमने कहा कभी? जबकि भारतीय जनसंघ पार्टी ने 1950 के अंदर, जो भारतीय जनता पार्टी का पुराना नाम है, जब 1950 में ये पैदा हुए, सरदार वल्लभ भाई पटेल से गुरु गोलवलकर के द्वारा लिखित में माफी मांगने के बाद जब उन पे से प्रतिबंध उठा, क्या लिखित माफी मांगी? हम सांस्कृतिक संगठन है, हमारा राजनीति से कोई संबंध नहीं है, हम राजनीति कभी जिंदगी में नहीं करेंगे, इसलिए हमारे पास से प्रतिबंध उठा दो। और जब आरएसएस के ऊपर महात्मा गांधी जी की हत्या होने के बाद जो प्रतिबंध लगा था वो उठाया गया, उसके बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ खुल करके सामने आई। किस स्वरूप में? उसने हर सेक्शन के अंदर काम करने के लिए अपने ग्रुप बनाए।
पारित हो चुका था। ये देश इस संविधान से चल रहा था। उस समय भारतीय जनसंघ पार्टी बनती है और कहती है कि हमारा उद्देश्य हिंदू राज बनाना है। वो संविधान को नहीं मानते। संविधान को ना मानने वाले, सिर्फ इतना ही नहीं था, जब संविधान समिति की बहस हो रही थी हिंदुस्तान में, उस बहस के अंदर जब राजेंद्र प्रसाद जी की नेतृत्व के अंदर संविधान समिति थी और बाबा साहेब अंबेडकर के नेतृत्व में संविधान लिखा जा रहा था, उस समय जब उनकी आखिरी मीटिंगें हो रही थी तो किसने खड़े होकर के विरोध किया धर्मनिरपेक्षता का शब्द संविधान में आने पे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के थे। एक अकेली आवाज जिसने कहा कि हिंदुस्तान को हिंदू राज बनाओ, और पूरी संविधान समिति ने कहा हिंदुस्तान एक रिच एंशिएंट सिविलाइजेशन है, हिंदुस्तान जिसमें दुनिया के सब धर्म हैं, हिंदुस्तान जिसमें बहुत सी भाषाएं हैं, बहुत से पहरावे हैं, बहुत से खान पान है, बहुत सी संस्कृतियां हैं। इसलिए हिंदुस्तान की अमीरी, उसकी ताकत इसी बहुलता को बचा के रखने में है। हम हिंदू राज नहीं बनाएंगे। लेकिन क्या आरएसएस वालों ने इसको स्वीकार किया? नहीं किया। इसीलिए जब भारतीय जनसंघ पार्टी बनाई, फिर से इन्होंने लिखा हमारा उद्देश्य हिंदू राज बनाना है। और मैं साफ साफ कहना चाहती हूं, बताएं ये लोग हमको किसने शुरू किया हिंदुस्तान के अंदर? आज बड़ी इनको तकलीफ होती है पाकिस्तान के प्रश्न के ऊपर, पर किसने ये शुरू किया? टू नेशन थ्योरी का सिलसिला किसने किताब लिखी सबसे पहले और हिंदुस्तान में ये बीज बोए कि हिंदुओं के लिए अलग देश बना दो और मुसलमानों के लिए अलग देश बना दो? गुरु गोलवलकर ने यह काम शुरू किया। 2010 के पहले गुरु गोलवलकर और 2010 के गुरु गोलवलकर, उसके बाद वाले में बहुत फर्क है। गुरु गोलवलकर नहीं, माफ करेंगे, मैं वीर सावरकर की जिक्र कर रही हूं। वीर सावरकर ने 1910 में जब उन्होंने लिखित अंग्रेजों को पत्र दिया अपनी रिहाई के वास्ते और उसके बाद निकल के आए, तब से उन्होंने अपना नया काम शुरू किया आरएसएस के स्टाइल का, उस सोच का। आरएसएस के बनने से पहले हिंदू महासभा बन चुकी थी। उन्होंने 1932 में किताब लिखी, 1932 बोल रही हूं मैं, 1932, 1932 में किताब लिखी, जिसके अंदर उन्होंने तभी से शुरू कर दिया ये बहस करना कि हिंदुस्तान को हिंदू राज और मुसलमानों के राज के रूप में बदलना चाहिए, इसको हिंदू राज बनाना चाहिए। इसलिए साथियों, आज ये अचानक नहीं है, थोड़ी थोड़ी देर के बाद मोहन भागवत भाषण देते घूमते हैं और कहीं भी बोल देते हैं अरे ये तो हिंदू राज ही तो है। किसने कहा ये हिंदू राज है? हम ये कहना चाहते हैं, कोई खालिस्तान बनाने की बात करे, कोई नया और पाकिस्तान हिंदुस्तान में से बनाने की बात करे या हिंदू राज की बात करे, ये तीनों नारे देशद्रोहता के नारे हैं। मैं यहां से कहना चाहती हूं, दूसरों को देशद्रोह के बात करते हो, देशभक्ति के सर्टिफिकेट बांटने की बात करते हो, आप क्या कर रहे हो? हिंदुस्तान के संविधान की कसम खा के कुर्सियों पे बैठते हैं, पार्लियामेंट में घुसते हैं, असेंबली में घुसते हैं, कैबिनेट बनाते हैं, मंत्री बनते हैं। उस संविधान की कसम खाने के बाद उस संविधान को तोड़ने की बातों करने वाले संघ परिवार के लोगों को शय देते हैं। वो हत्या करें तो माफ है, वो आम जनता के ऊपर उनकी आवाज दबाने के लिए उन पे डंडे बरसाए तो मंजूर है। उनके लोग काला कोट पहन के पटियाला हाउस कोर्ट में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों और शिक्षकों को पीट डालें, उनको सब माफ है। उनको माफ है कि वो पत्रकारों पे हमला करें, उनको माफ है कि जो बहन पत्रकार हैं उनके साथ बदसलूकी करें, ये सब कुछ उनको अलाउड है। क्यों अलाउड है भाई? संविधान की बात करते हो, कानून की बात करते हो, कानून राज की बात करते हो और खुद कुर्सियों पे बैठ के
उसी कानून को तोड़ने वाले, उसी संविधान की धज्जियां उड़ाने वालों का साथ देते हो। और सीधे सीधे क्या बोलते हैं वो सज्जन? सिर्फ ये नहीं है कि महात्मा गांधी को इतना बदनाम किया गया कि उसमें से नथुराम गोडसे पैदा हुआ जिसने गांधी जी की हत्या की। और क्या बोला उसने? क्या इनका आदित्यनाथ योगी बोला, ये जो विद्यार्थी हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के, इनको गोलियों से उड़ा दो। क्या बोली वो प्राची? ये छोकरियां, ये जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की, इनसे तो प्रोस्टिट्यूट सच्ची। हमारी बच्चियों को, परिवारों की बच्चियां जो पढ़ती हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, उनके लिए भाषा का प्रयोग होता है। ये सब खुला जो मर्जी बोलेंगे, जिस पे मर्जी हमला करेंगे, जिसकी मर्जी हत्या करेंगे, जिसको मर्जी हत्या की धमकी देंगे, और मंत्री संतरी खामोश रहेंगे। ये सब क्या है? इसलिए मैं आपसे कह रही हूं, ये मुद्दा सिर्फ इतना नहीं है, मुद्दा बहुत गहरा है। ये पूरी दुनिया में विचारों का प्रश्न है। हमने कभी नहीं कहा भारतीय जनसंघ पार्टी को बैन करो। हमने तब नहीं कहा जब भारतीय जनसंघ पार्टी भारतीय जनता पार्टी बन गई कि बैन करो। हमने कहा विचारों की लड़ाई है, लड़ो विचारों की लड़ाई। हिंदुस्तान की ताकत इसी में है कि सदियों से हमारे यहाँ बहस होती आई है, सदियों से बहस हुई है। हमारे भक्ति आंदोलन ने, हमारे सूफी आंदोलन ने हिंदुस्तान के अंदर बहस चलाई। उससे पहले चारवाक ने बहस चलाई। हमारे भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन ने उन सारी रीति रिवाजों को जो ब्राह्मणिकल स्टाइल से होती है उसको चुनौती दी। कबीर ने दी, नामदेव ने दी, सूरदास ने दी, नानक ने दी। क्या चुनौती दी? कि तुम कोई रामायण को, महाभारत को किसी मंदिर के पिछवाड़े से सुन ले और तुम ये कहो तुमने दीवार के साथ कान लगा के भी क्यों सुन लिया? क्योंकि तू दलित है, तू अछूत है, तुझे हक नहीं है। और कान के अंदर सिक्का पिघला के डालने का काम, ये हिंदुस्तान की सच्चाइयां नहीं तो और क्या है? ये हिंदुस्तान की सच्चाइयां नहीं कि बौद्ध मठ तोड़े गए, जैन मंदिर तोड़े गए। किसने तोड़े? ये तो बहुत पहले की घटना है, बाबरी मस्जिद के बनने की। ये सब कुछ इस मुल्क में हुआ। इस हिंदुस्तान के अंदर बाबर के आने से कई सदी पहले इस्लाम आया। अंग्रेजों के आने से पहले, कई सदी पहले यहाँ क्रिश्चियनिटी शुरू हुई। और किसी के भी आए बिना और बहुत से हिंदुस्तान के अंदर धर्मों ने अपना पदार्पण किया। ये संस्कृति हिंदुस्तान की, सिंधु घाटी की सभ्यता की, इसके अंदर एसिमिलेशन की ताकत है, इसमें सम्मिश्रण है, इसमें सांझी विरासत है, इसमें कंपोजिट कल्चर है। और यही इनको तकलीफ है। आरएसएस के मंसूबे पूरे नहीं हो सकते जब तक ये जो बहुलता है इसको हिंदुस्तान का अवाम बचा के रखता है। इनके मंसूबे कामयाब नहीं होते जब तक हिंदुस्तान का अवाम अपने देश की ताकत को पहचानते हुए ये खड़ा होके ये नहीं कहे तुम कौन होते हो ये बताने के लिए कि कोई मंदिर की घंटी बजाएगा कि नहीं, कोई नमाज पढ़ेगा कि नहीं, कोई गिरजाघर जाएगा कि नहीं, कोई गुरुद्वारे में मत्था टेकेगा कि नहीं। तुम कौन होते हो कि कोई क्या खाएगा और क्या नहीं खाएगा। इसलिए इनसे डरने की जरूरत नहीं है। अव्वल दर्जे के डरपोक है, मैं कहना चाहती हूँ आपसे, अव्वल दर्जे के डरपोक लोग हैं। क्योंकि जो डरपोक होता है वही पैनिक करता है, वही दूसरों को टेरराइज करता है। वो खुद डरा हुआ होता है, सहमा हुआ होता है, इसलिए दूसरे को दबाने की कोशिश करता है। दूसरी की आवाज को दबा ना पाए तो उस आवाज को हमेशा बंद करने की कोशिश करता है। ए आरएसएस वालों, ए संघ परिवार वालों, तुम्हारे जितने भी मुंह हो, तुम्हारे जितने भी आउटफुट हो, तुम्हारे जितने भी संगठन हो, रोज नए नए नाम खड़े करते हो और जब वो पकड़ में आता है संगठन कहते हो इसका आरएसएस से संबंध नहीं है, तुम ही पैदा करते हो इन टुकड़ों को। हम आपसे कहना चाहते हैं आओ विचारों की बहस करो। उसी से डरते हैं क्योंकि ये किसी के विचार से बहस नहीं कर सकते, क्योंकि इनके यहाँ लॉजिक नहीं,
रीजन नहीं, किंतु परंतु नहीं। इनके यहाँ एक ही सोच है, एक गुरु है, बस उन्होंने जो बोल दिया सत्य वचन, बस उसके बाद कुछ नहीं। किंतु मत करो, परंतु मत करो, पूछो मत। पर मैं आप सबसे कहना चाहती हूं, आज जिस युग में हम खड़े हैं, अगर इंसानी समाज किंतु परंतु नहीं करता, अगर प्रकृति को समझने की कोशिश नहीं करता, अगर वो इनोवेशन और डिस्कवरी नहीं करता, वो खोज नहीं निकालता, हर बात पे सवाल करके उसके उत्तर नहीं ढूंढता, तो ये मानव सभ्यता आज तक नहीं यहां पहुंच सकती थी। लेकिन ये मानव सभ्यता को फिर से आदि युग के अंदर ले जाना चाहते हैं। इसीलिए इनके जो यूनिवर्सिटियों पे हमले हैं, इनके जो शिक्षा के क्षेत्र के अंदर कदम है, इनके जो संस्कृतियों के ऊपर हमले हैं, इनके ऊपर ऐसे प्रबुद्ध विचार रख के समाज के अंदर विचार फैलाने वाले लोगों की ताकत बढ़ती है, उससे डरते हैं और उसके बाद उनके ऊपर हमले करते हैं। इसके पीछे कारण ये है कि ये बहस नहीं कर सकते, इनके पास बहस करने को कुछ नहीं है और इसीलिए ये चाहते हैं हमारे बच्चे कुंद हो, कुंद यहां से, यहां दिमाग बंद हो उनके, वो सोचे समझे नहीं और स्वच्छंद विचार नहीं रखे। इसलिए जो जो यूनिवर्सिटी सब पे हमला तो है इस बात का कि बजट घटाए जा रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र को निजी क्षेत्र में फेंका जा रहा है, शिक्षा को बिजनेस बनाया जा रहा है ताकि आम गरीब गुरबा का बच्चा, मेहनत कश किसान मजदूर का बच्चा पढ़ ना सके। लेकिन जो हमारे कुछ विश्वविद्यालय गरीब से गरीब बच्चे को स्थान दे पाते हैं, किसी भी जाति का हो, दलित को स्थान दे पाते हैं, पिछड़े इलाकों के और ओबीसी के बच्चों को जगह दे पाते हैं कि वो बच्चे उन विश्वविद्यालयों में पहुंच के अच्छी से अच्छी शिक्षा लेके किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं। वो आईएएस बन सकते हैं, आईपीएस बन सकते हैं, ब्यूरोक्रेट्स बन सकते हैं, राजदूत बन सकते हैं, अच्छे प्रोफेसर बन सकते हैं, वैज्ञानिक बन सकते हैं, मेडिकल लाइन में निकल सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी को वहां से नेता भी मिलते हैं, हर सोशल एक्टिविस्ट ग्रुप्स को वहां से अच्छे सोशल एक्टिविस्ट भी निकलते हैं, जागरूक नागरिक निकलते हैं, बहसम बहसा भी करते हैं, राइट पॉलिटिक्स भी चलती है, लेफ्ट भी चलती है, सेंटर भी चलता है, पूरी बहस की गुंजाइश रहती है। लेकिन आरएसएस बहस की गुंजाइश को नहीं मानती, इसीलिए इन विश्वविद्यालयों के ऊपर आक्रमण है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन का अध्यक्ष तो एक सिंबल बन गया, लेकिन जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को बंद करो की लड़ाई जब से ये बीजेपी केंद्र के अंदर सरकार में आई है तब से बोल रही है कि बंद करो इस विश्वविद्यालय को, क्योंकि यहाँ से वामपक्ष सोच वाले भी निकलते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ नरेंद्र मोदी जी, आपकी कैबिनेट में आज 3 मंत्री हैं जो उसी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकले हैं, तो क्या वो देशद्रोही पैदा हुए? वहां जवाब देंगे हमको। उसी विश्वविद्यालय के अंदर एबीवीपी भी काम करती है, एनएसयूआई भी काम करती है और वहां पर एआईएसएफ जिसका लीडर अध्यक्ष बना कन्हैया, जिसको गिरफ्तार किया गया, जहां पर स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने बेहतरीन कैडेट्स निकाले एसएफआई ने, और कॉमरेड सीताराम येचुरी जनरल सेक्रेटरी बैठे हैं, ये एसएफआई के लीडर थे वहां पर। जहां पर ऐसा ने वहां पर कई लीडरशिप वहां से दी, फ्री थिंकर्स ने दी, एनएसयूआई वहां काम करती है, सबको गुंजाइश है वहां काम करने की, कभी किसी ने नहीं रोका विचारों को। लेकिन जब आप विचारों की स्वच्छंदता देते हैं, विद्यार्थियों को छूट है वो किस विचार के साथ खड़े होना चाहे, पर इनको तकलीफ है, वहां पक्ष का विचार किसी को नहीं सोचना चाहिए, किंतु परंतु नहीं करना चाहिए। और इनकी जो दकियानूस आइडियोलॉजी है जो हिंदुस्तान के आवाम को डेवलपमेंट नहीं देगी, विकास नहीं देगी, पिछली सदियों की तरफ धकेलेगी और हमारे दिमागों को कुंद करेगी। इसीलिए साथियों ये लड़ाई बहुत बड़ी है। मैं आपसे ये साफ साफ कहना चाहती हूँ, पानसारे जी की लड़ाई उनके पुरखों की लड़ाई, और दबोलकर, कुलबर्गी,
इनके पुरखों की लड़ाई हिंदुस्तान के अंदर, उन्हीं विचारों की लड़ाई है जिनको इन्होंने आगे बढ़ाया। और आज हर वो संगठन, हर वो व्यक्ति किसी भी स्तर पे, छोटे स्तर पे, गांव के स्तर पे, जिला के स्तर पे, राज्य के स्तर पे या देश के स्तर पे जो काम करता है विज्ञान के लिए, तर्क के लिए, तार्किक सोच के लिए, लॉजिक के लिए, रीजन के लिए, मजदूर के लिए, किसान के लिए और विचार के आदान प्रदान के लिए, बहस के लिए और अच्छी से अच्छी बहस में से नतीजों को निकालने के लिए और आवाम को दकियानुसी सोच से बाहर निकाल के जो असली लड़ाई है रोजी की, रोटी की, छत की, गरीबी से मुक्ति पाने की और किसानों की आत्महत्याओं को रुकवा के कृषि को ठीक से फिर से पटरी पे लाने की हर वो लड़ाई जो लड़ी जा रही है, वो लड़ाई मजबूत होती है जब इस किस्म के शहीद उन लड़ाइयों को जारी रखते हैं। तो ये महत्व है। आज अगर हम यहाँ पर इकट्ठा हैं, इन लोगों को याद कर रहे हैं, तो इन्होंने उन संघर्षों को आगे बढ़ाया है और आप उन्हीं संघर्षों को आगे बढ़ाने के प्रयास में यहाँ पर आज इकट्ठा हो, जिनको मैं सलाम कर रही हूँ, जिनको मैं धन्यवाद कर रही हूँ, जिनको मैं अभिनंदन दे रही हूँ। साथियों, मैं और भी आपसे दो बात करना चाहती हूँ। दो चीज हो रही है और उसको हमें केयरफुली समझना है। एक तो हो रही है हिंदुस्तान की आजादी को फिर से खतरे में डालने का काम, हिंदुस्तान की संप्रभुता के ऊपर हमला, हिंदुस्तान के आर्थिक आत्मनिर्भरता के ऊपर हमला। मैं साफ साफ कहना चाहती हूं, आरएसएस द्वारा निर्देशित भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिंदुस्तान के पानी को, हमारे खनिजों को, हमारे जंगलों को, हमारे बैंक्स, इंश्योरेंस को, हमारे उद्योगों को, हमारे छोटे मोटे बिजनेसेस को विदेशी कंपनियों के हवाले करने में रात दिन ऐसी आर्थिक नीतियों में लगी हुई है। इस देश की स्वतंत्रता के ऊपर आघात है। हिंदुस्तानियों को आज ये समझना होगा कि अंग्रेजों ने सबसे पहले व्यापार शुरू किया था और व्यापार के नाम पे हमारे बाजारों और मंडियों को कब्जा किया और बाजारों और मंडियों को कब्जा करने के बाद हिंदुस्तान में अपनी राजनीतिक सत्ता को स्थापित करने की तरफ वो बढ़े। ये आर्थिक रास्ते की जरिए से हिंदुस्तान की जो राजनीतिक स्वतंत्रता थी, आजादी थी, उसको छीना गया। 200-250 बरस हिंदुस्तान को तबाह किया गया, गांव तबाह किए गए, हमारे काश्तकार तबाह किए गए और हिंदुस्तान में इनकी सत्ता काम हुई। 100 बरस से ज्यादा लड़ाई लड़ी मेरे देश के लोगों ने, गांव से, शहर से, कारखाने से, मिलों से, विद्यालयों से, स्कूलों से मेरे देश के लोगों ने लड़ाई लड़ी और 100 बरस की जद्दोजहद, उससे ज्यादा समय की जद्दोजहद के बाद हम आजाद हुए। हमारे बहुत से मतभेद हैं जो भी हुकूमतों पे रहे, लेकिन उन मतभेदों के साथ हम लड़े, उनसे बहुत कुछ आवाम के लिए हासिल करने के लिए। कुछ सही किया गया, उसका स्वागत किया गया, जो सही नहीं था उसके खिलाफ हम लड़े। लेकिन देश के अंदर जब बड़े उद्योग बना के देश को आर्थिक तौर पे स्वतंत्र बनाने की प्रयास शुरू हुई और पार्लियामेंट में बहस शुरू हुई इंडस्ट्रियल पॉलिसी की, आज मैं कहना चाहती हूं, सबसे पहले किसने विरोध किया? भारतीय जनता पार्टी ने। सबसे पहले किसने ये कहा मत बनाओ उद्योग, जो अमेरिका कह रहा है वो करो, दुनिया से मशीन खरीद लो, यहां कुछ करने की जरूरत नहीं, हिंदुस्तान की कोई योग्यता नहीं। और ये किसने शब्द इस्तेमाल किया? द गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू डू बिजनेस, भारतीय जनता पार्टी ने इस्तेमाल किया। ये लोग शुरू से हिंदुस्तान के अर्थतंत्र को आत्मनिर्भर, सेल्फ रिलायंट नहीं होने देना चाहते थे। ये लोग शुरू से
अमेरिकन इकोनॉमिक मॉडल के पीछे पड़े हुए थे कि वो यहां पर होना चाहिए, और इसीलिए इन्होंने विरोध किया था जब सोवियत संघ से हिंदुस्तान के विकास के लिए मदद आई थी। कम्युनिस्ट ये जानते थे पार्लियामेंट के अंदर मुख्य पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी थी विरोध में नंबर 2 कांग्रेस के। पंडित नेहरू को कांग्रेस के भीतर से अपोजिशन मिले, विरोध मिला इस किस्म की नीतियों का, जिनके चलते हुए इस देश में विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ी। चाहे हमारे उनसे मतभेद हैं कि विकास के फायदे चंद लोगों ने उठाए, उसका जितना वितरण नीचे जाना चाहिए था वो नहीं हुआ, वो एक अलग बहस है। लेकिन उनको अपनी पार्टी के भीतर से अपोजिशन मिली और कम्युनिस्ट पार्टी ने पार्लियामेंट के अंदर जनसंघ पार्टी और दूसरे सिंडिकेट ग्रुप्स के साथ खड़े होकर के मुकाबला किया और कहा कि देश को अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। जितना कुछ 30-35 वर्षों में हिंदुस्तान में हासिल हुआ, जिसके चलते हुए बहुत बड़ी मिडिल क्लास खड़ी हुई, अपर मिडिल क्लास बनी, इस देश के अंदर कुछ आधार बना। हालांकि पूंजीवाद आगे बढ़ा, यहाँ के प्राइवेट सेक्टर ने पूरा मजा लूटा, पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर की ग्रोथ का पूरा मजा लूटा। लेकिन मेरे यहाँ भी मिडिल क्लास पैदा हुई। कुछ चीजें जो हम लोगों ने लड़के बैंकों के राष्ट्रीयकरण कराए, इंश्योरेंस का राष्ट्रीयकरण कराए, उसके फायदे से हमारी खेती को आगे बढ़ने में मदद मिली, हमारे छोटे उद्योग और माइक्रो इंडस्ट्री को आगे बढ़ने में मदद मिली। और जब हमारा संकट यहाँ पर आर्थिक संकट हिंदुस्तान का बढ़ा, तो सत्ता पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने नई आर्थिक नीति यहाँ शुरू की। हम लोग उस नई आर्थिक नीति के खिलाफ लड़े। ए भारतीय जनता पार्टी वालों, आरएसएस वालों, बड़े बड़े विकास के ढोंग रच रहे हो और बातें कर रहे हो, कहते हो स्टार्टअप इंडिया। इंडिया कभी स्टार्ट ही नहीं हुआ। बोलते हो स्टैंड अप इंडिया, इंडिया कभी खड़ा ही नहीं हुआ इनके मुताबिक। इजाजत नहीं देती, जो भर्ती पे बैन लगाती है, जो लोगों की सारी सोशल सिक्योरिटी स्कीमों के ऊपर हमला करती है, जो शिक्षा और स्वास्थ्य को निजी हाथों में बेचने की नीति है, उन नीतियों के ऊपर चल रहे मुल्क ने जब बीच में एक चेंज आया तो देखा उस 1.5 साल के अंदर 18 महीने के लगभग जब वाम पक्ष कुछ रोल अदा कर पाया, उन नीतियों को हल्ट किया जा सका। लेकिन जैसे ही वाजपेयी जी की सरकार आई, उन्होंने तेजी से उन नीतियों को आगे बढ़ाया, स्वदेशी का नारा लगाया जनता में और कुर्सी पे बैठ के इस देश को बेचने का काम शुरू किया। उसके बाद 2004 में यूपीए 1 आई। ये मैं पॉइंट्स इसलिए दे रही हूं, वाम पक्ष का होना, प्रगतिशील ताकतों का होना सिर्फ सड़कों पे नहीं, असेंबली और पार्लियामेंट में महत्वपूर्ण क्यों होता है। जैसे ही यूपीए 1 62 वाम पक्ष के एमपीओ के ऊपर निर्भर हो गई, तो हमने मंत्रिमंडल नहीं मांगा, हमने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम मांगा और हमने ये कहा बोलो किसानों के कर्जों माफों के लिए कितना दोगे बजट, बात करो गांव के गरीब के लिए ग्रामीण रोजगार योजना दोगे कि नहीं, बात करो हमारे बैंक्स और इंश्योरेंस की रक्षा करोगे कि नहीं, बात करो कि पब्लिक सेक्टर की डिसइन्वेस्टमेंट का चर्चा करोगे कि नहीं, बात करो कि हिंदुस्तान के अंदर साम्राज्यवाद की तरफ मोड़ लेने वाली विदेश नीति जो वाजपेयी जी की सरकार ने की, उसको वापस धकेल के जो हमारी गुटनिरपेक्ष नीति है उस पे लाओगे कि नहीं लाओगे, बात करो कि आदिवासियों के लिए फॉरेस्ट एक्ट बनेगा कि नहीं, बात करो कि शिक्षा और स्वास्थ्य का बजट बढ़ाओगे कि नहीं। एक एक करके मैं पूरे नहीं गिना रही, हमने वो काम किए, वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना, हमने सूचना का अधिकार लिया, हमने फॉरेस्ट एक्ट लिया, हमने मनरेगा लिया, हमने पब्लिक सेक्टर बचाया और हमने शिक्षा और स्वास्थ्य के बजट को इंक्रीज करवाया। हमने विदेशी नीति को बदलने के लिए बहुत प्रयास की कि वापिस लाओ पटरी पे, जो उस सरकार ने बहुत हद तक कोशिश नहीं की। हमने कहा 6 सालों में इनकी काम का स्टाइल समझो,
याद रखो, हिटलर के काम के स्टाइल को ढूंढो और उससे समझो। इन्होंने जितनी इन्फिल्ट्रेशन की है शिक्षा के क्षेत्र में, ब्यूरोक्रेसी में, पैरामिलिट्री फोर्सेस में, सब जगह पे उस पे नजर गड़ाओ, इनकी दुरुस्ती करो, लेकिन उस सरकार ने उसके ऊपर ज्यादा काम नहीं किया। इसलिए मेरा आपसे ये कहना है, जैसे ही वाम पक्ष उस सरकार में बाहर से सपोर्ट करने से हटे, दूसरी टर्म आई, उस दूसरी टर्म में क्या हुआ उसी को हमें समझ लेना चाहिए। उस दूसरी टर्म जो यूपीए 2 की थी, उसके चलते हुए आधार मिल गया नरेंद्र मोदी को अच्छे दिन के स्लोगन्स करने का। उस दूसरी टर्म के अंदर उस सरकार ने जो पूंजीपतियों ने कहा उसकी तरफ चल पड़े। उन्होंने कहा अब तुम्हारे ऊपर किसी ने बंधन नहीं डाला, तुम स्वतंत्र हो गए प्रधानमंत्री जी, कोई तुम पे अंकुश नहीं डाल रहा है, जल्दी करो, श्रम कानूनों को बदलो, मालिकों को छूट दो, कब रखना कब फेंकना करो, ठेकेदारी प्रथा जारी रखो, डिसइन्वेस्टमेंट करो, विदेशी पूंजी लाओ, उनकी शर्तों पे लाओ, जल्दी से मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस को बढ़त दे दो। हिंदुस्तान की अपनी इंडिजिनस इंडस्ट्री तबाह होती है, उसकी परवाह नहीं करो, चिंता नहीं करो किसानों की, जमीनों को छीनो और छीन करके दूसरों के हवाले करो, उद्योगपतियों के हवाले करो। ये जो दूसरा दौर था यूपीए 2 का, उस दौर में महंगाई बढ़ना शुरू हुई, भ्रष्टाचार खुलने लगा, बढ़ गया, काला धन का प्रश्न बढ़ गया, लोगों के रोजगार के प्रश्न बढ़ गए, नौजवानों की परेशानियां बढ़ गई, बेकारी की दर बढ़ गई, रोजगार के पैदा होने की दर उतनी रफ्तार से बढ़ी नहीं। वो जो वातावरण पैदा हुआ, उस वातावरण में इस देश के मजदूर और किसान आंदोलन में थे, विद्यार्थी थे, आम आवाम सवाल उठा रहा था, उसका फायदा उठाया। आरएसएस की आइडियोलॉजी को वोट नहीं दिया लोगों ने। फडणवीस और मोदी जी दोनों, सुन लीजिए, राजनाथ सिंह जी होम मिनिस्ट्री में बैठ के फेक जो साइट्स होती हैं, झूठी, जो झूठे ट्विटर होते हैं, इस देश का होम मिनिस्टर उन झूठे ट्विटर्स के ऊपर पूरे देश को गुमराह करते हैं। हम इनसे कहना चाहते हैं, इस देश के लोगों ने आरएसएस की आइडियोलॉजी को वोट नहीं दिया। मैंने सुना आज इनके एक गुर्गे ने कहा, हाँ, गोविंद पानसारे कोल्हापुर के यहाँ के नेता थे, लोग मानते थे। नहीं मानते जी, हम वो एमएलए क्यों नहीं बने? अजी, अगर तुम लोगों को बांट के पैसे की राजनीति से, मसल पॉलिटिक्स से, हर तरीके के दांव खेल के कोई एमएलए बन जाए, तो आप ये कहना चाहते हो आम आवाम का कोई पॉपुलर लीडर हो, तो वो पॉपुलर लीडर नहीं है। इसलिए मैं ये कहना चाह रही हूं यहां पर सीधे सीधे, ये वोट आरएसएस की आइडियोलॉजी को नहीं था, ये भाजपा को वोट कम था जो उनका अपना बेस है, उनके सहयोगियों की वजह से भी उनको वोट मिला। लेकिन ये वोट था कांग्रेस सरकार को हटाने का, महंगाई के विरुद्ध वोट था, भ्रष्टाचार के विरुद्ध वोट था, काले पैसे के विरुद्ध वोट था। ये वोट था लोगों का रोजगार पाने के लिए, ये वोट था लोगों का कि किसानों की आत्महत्याएं हो रही हैं, ये वोट था मजदूरों का जो ये कह रहे थे कि मजदूरों के श्रम कानूनों में परिवर्तन करके उनको मालिक प्रस्त मत बनाओ। ये वो वोट था। और बदकिस्मती से कोई ढंग का विकल्प नहीं पैदा हो पाया समय से, और नरेंद्र मोदी आरएसएस ने एक विकल्प के रूप में खड़े कर दिए मैदान के अंदर। मैं साफ साफ कहना चाहती हूँ, बहुत ड्रामा रचा गया गुजरात के मॉडल का, हजारों करोड़ों खर्च करके नरेंद्र मोदी की छवि बनाई गई और कहा गया हिंदुस्तान को गुजरात मॉडल बनाएंगे। हमने तभी कहा था गुजरात मॉडल का मायने वहां जो मुसलमानों के कत्लेआम हुए वो भी है। याद रखिए,
ये लोग सत्ता में बैठ के किस तरीके की फिजिकल एनिहिलेशन की, खात्मे की, एलिमिनेशन की पॉलिटिक्स कर सकते हैं। ये है गुजरात मॉडल। गुजरात मॉडल ये है कि वो अदानी, पत्रकार बंधुओं, मैं अपने पास से नहीं कह रही, अभी के एक अखबार ने पूरा खाका दिया कि गौतम अदानी 2001 में क्या था। जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बने गुजरात के, गौतम अदानी में और रिलायंस के अंबानी में 1:500 का फर्क था। 1 और 500, 1 रुपया और 500 रुपया, 500 गुना का फर्क। और मोदी जी के मित्र गौतम अदानी, उनकी 13 साल के राज में जो अंबानीज हैं वो नीचे नहीं आए, वो ऊपर बढ़ रहे थे। ये एक थे, वो ऊपर बढ़ रहे थे। इसकी रफ्तार इतनी तेज हुई कि 2013 आते आते 40 और 60 हो गया। ये मैं नहीं बोल रही, वो पूंजीवादी अखबार में ही लिखा आया। उसके बाद उस अखबार ने यह बताया 2014 में जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री हो गए, तो 2014 से लेके 2015, क्योंकि अखबार ने 2015 में वो खबर छापी, इस पीरियड के अंदर ये ऑलमोस्ट इक्वल हो गए हैं। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि गौतम अदानी की जिस तरीके से, जिस रफ्तार से धन दौलत बढ़ाई जा रही है, वो बहुत जल्दी सारे उद्योगपतियों को कहीं पीछे छोड़ देगा। मेरा इल्जाम जो है वो सीधे सीधे ये है, गौतम अदानी जी ने किसानों की जमीन ली कौड़ियों के भावों में नरेंद्र मोदी के चलते। उनकी मेहरबानी से आदिवासियों की जमीन छीनी गई। उनकी मेहरबानी की वजह से गुजरात के अंदर मजदूरों के ऊपर श्रम कानून उनके राज में वहां बने गए और वहां मालिक प्रस्ती नीतियां बनाई गई। जो मेरी महिलाओं का बच्चे के पैदा करने के टाइम पे मृत्यु दर था, किसका आंकड़ा है ये? मैं नहीं दे रही, वो मृत्यु दर का आंकड़ा बढ़ गया 12 साल में। ये खुद गुजरात की हेल्थ मिनिस्ट्री के आंकड़े हैं। बच्चों की 5 साल से नीचे कुपोषण और उससे मरने की दर बढ़ गई नरेंद्र मोदी के गुजरात के मॉडल में। और माओ की खून की कमी, उनकी परसेंटेज बढ़ गई कि कितनी महिलाएं ज्यादा अब खून की कमी से प्रताड़ित हैं। जिस गुजरात के अंदर नंगा नाच खेला गया था माइनॉरिटीज की किलिंग का, उसी के अंदर हर धर्म और हर जात वाले के मेहनत का शवाम की पिटाई की गई। इसलिए जितना गौतम अदानी ने कमाया, उसने नरेंद्र मोदी जी को पे बैक किया। जो अंबानी ने कमाया, उसने पे बैक किया। और 2014 में लगभग 20,000 करोड़ इन पूंजीपति घरानों ने उनके ऊपर खर्चा किए। कम से कम 20,000 करोड़ उनकी छवि बनाने को। अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। जो 100 दिन में 15 लाख रुपए सबके अकाउंट में आएंगे। 100 दिन में महंगाई रुक जाएगी, रोजगार का तो अंबार लग जाएगा। हर साल में 2 करोड़ नए रोजगार पैदा हो जाएंगे। और जब इनसे पूछा गया आपके वो वायदे कहां गए, तो इनके अध्यक्ष अमित शाह कहते हैं वो तो चुनावी जुमले थे, उसको सीरियसली क्यों लेते हो? तो वो चुनावी जुमले थे। इसीलिए साथियों, समय की सीमा देखते हुए मुझे कहा गया है कि मैं कंक्लूड करूं, तो मैं सिर्फ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के कांड के बारे में थोड़ा आपसे कहना चाहती हूं। हैदराबाद के मामले में, रोहित व मूला के मामले में पिट गई ये सरकार, बदनाम हो गई। पूरे हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटियों में बच्चे उठ करके खड़े हो गए रोहित की सपोर्ट में। नंगे हो गए ये लोग, इनकी स्टेटमेंट, हर स्टेटमेंट इनकी झूठी पड़ी। और फिर इन्होंने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी पे हमले को तेज किया। इनका पैटर्न समझिए। पहले एबीवीपी, जो भी वहां के संगठन होते हैं, उससे क्लैश करवाती है। उसके बाद बीजेपी का कोई एमएलए या एमपी कंप्लेनेंट बनता है। उसके बाद उस इलाके के और उस स्टेट के मंत्री बयान देते हैं। उसके बाद होम मिनिस्टर बयान देते हैं। उसके बाद विद्यार्थियों पे एक्शन शुरू होता है। यही पैटर्न है सब जगह।
FTII के बच्चों को भी ऐसे सताया गया। वो तो किसी संगठन के नहीं थे, वो तो किसी वाम पक्ष और दक्षिण पंथ और सेंट्रिस्ट के नहीं थे। उन्होंने लड़ा, उन बच्चों ने बड़ी अच्छे से लड़ा, पुणे वाले FTII वालों ने। लेकिन हैदराबाद के अंदर ये ट्रेंड अपनाया गया। यही ट्रेंड जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में अपनाया गया। उसके अंदर भी पहले परमिशन दी रजिस्ट्रार ने। क्यों दी भाई तुमने परमिशन? तुम जवाब दो। JNU स्टूडेंट यूनियन ने तो दी नहीं, AISF SFI या ऐसा ने दी नहीं, परमिशन रजिस्ट्रार ने दी। वो रजिस्ट्रार जिसकी बीजेपी के समर्थन में लीनिंग्स है, और परमिशन देने के बाद वहां एक पर्चा निकलता है। उस पर्चे के बाद भी परमिशन विड्रॉ नहीं होती या उनको वार्निंग नहीं दी जाती कि भैया आप सीमा के अंदर रहना। उसके बाद उस परमिशन को विड्रॉ करने का ड्रामा शुरू होता है और वो सिर्फ 15 मिनट पहले विड्रॉ की जाती है। इसमें भी साजिश है, परमिशन देना फिर 15 मिनट पहले विड्रॉ करना, क्योंकि इवेंट तो शुरू हो जाएगा। फिर जहां इवेंट हो रहा है वहां लगातार ABVP मौजूद है। JNUSU का ज्वाइंट सेक्रेटरी ABVP का है सौरभ, वो वहां मौजूद है। वहां मीटिंग चल रही है, ये कह रहे हैं मत करो मीटिंग, और साथ में वीडियो बना रहे हैं। और फिर अचानक कुछ बाहर से लोग आते हैं, वो नारे शुरू करते हैं, फिर ये वीडियो को और तेजी से बनाते हैं, फिर वहां वो नारे लगाते हैं, इवेंट खत्म करके चल पड़ते हैं। उनके पीछे पीछे ABVP चलती है, इनमें क्लैश की नौबत आती है। उस मौके के ऊपर 1.5 घंटे के बाद जब ये हादसा होता है तो सिक्योरिटी से टेलीफोन जाता है कि अध्यक्ष जी आप आइए, झगड़ा होने वाला है, बचाइए। और तब कन्हैया कुछ विद्यार्थियों के साथ वहां पहुंचता है, उस क्लैश को रोकने की कोशिश करता है कि तुम ऐसे नारे लगा रहे हो, बिल्कुल गलत बात है, और तुम जो है लड़ाई मत करो, क्लैश मत करो, JNU पहले ही बदनाम हो रही है, हमें बचाना है इसको। वो लोग रोकते हैं, किसी तरीके से झगड़े को रोकने की प्रयास करते हैं। उस रात का वीडियो सो कॉल्ड लिया जाता है। ये आउटसाइडर्स कौन है पता नहीं। मैं ये कहना चाह रही हूं, जो ऑर्गेनाइजर्स के यहाँ आउटसाइडर आए और ये जो ABVP है, इनकी साठगांठ थी। ये ड्रामा स्टेज किया गया। ये ड्रामा स्टेज होने के बाद उसकी सो कॉल्ड वीडियो जो ABVP ने बनाई, उसको तोड़ा मरोड़ा गया। उसको उसी रात इंडिया न्यूज वाले के दीपक चौरसिया को दिया गया। दीपक चौरसिया जब हम लोग यूनिवर्सिटी में पॉलिटिक्स करते थे, हमारा जूनियर वो ABVP में काम करता था। हम पहचानते हैं मीडिया में कौन कौन क्या है, लेकिन हम किसी को कुछ कहते नहीं, आज कहना पड़ रहा है। उसको प्ले किया गया, फिर कुछ चैनल्स ने प्ले किया गया, फिर JNU देशद्रोही है, यहाँ के विद्यार्थी देशद्रोही है, यहाँ के अध्यक्ष भी देशद्रोही है, यहाँ के सारे वाम पक्ष देशद्रोही है। ये प्रोपेगेंडा पूरे देश के अंदर किया गया। 2 दिन के बाद अगले ही दिन 10 तारीख रात को JNU स्टूडेंट्स ने इस विलिफिकेशन की कैंपेन के खिलाफ मीटिंग की। उस मीटिंग में कन्हैया ने भाषण दिया, 22-23 मिनट का भाषण है जो मीडिया में अब अवेलेबल है। उस भाषण के अंदर उनकी भी निंदा की, जो बाहर से आए और कैंपस का एनवायरनमेंट खराब किया नारे लगा के, और ABVP वालों की और RSS की भी निंदा की कि मौका ढूंढते हैं हमारी यूनिवर्सिटी को बदनाम करने के लिए, और रोहित के मामले में पिट गए और ऐसी साजिशें अब ये करते हैं। उसकी वो भाषण जिसमें कहीं भी कोई भी इतना भी पॉइंट नहीं ढूंढ सकता कि कोई उसके ऊपर उंगली उठा ले, लेकिन उसके उस भाषण के बाद ये और तड़प उठे, हमला और तेज हुआ, और फिर 4 दिन में आप किसी को नहीं पकड़ते हैं और सीधा JNU कैंपस के अंदर रजिस्ट्रार पुलिस को बुलाता है। नहीं बुलाना चाहिए था। वाइस चांसलर को भी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, टीचर्स एसोसिएशन को नहीं लिया, स्टूडेंट यूनियन को नहीं लिया, पुलिस वहां बुलाई गई। हॉस्टलों के अंदर जो है सिविलियन यूनिफॉर्म के अंदर उन्होंने रेड्स डालनी शुरू की, और कन्हैया को आप कोऑपरेट कीजिए, आप अध्यक्ष हैं, बातों के बहाने वो चुप करके उनके साथ चलते हुए आ रहा है, और गेट के पास आते ही उसको पकड़ के ले गए। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के टीचर्स और स्टूडेंट्स भड़के हुए हैं। इसलिए मैं आपसे सच कहना चाहती हूँ, सच्चाई ये है जो एक साथी ने यहाँ बोलते हुए भी कही कि किस तरीके से क्लबिंग की गई,
किस तरीके से नारा कुछ और था, उस नारे को काट के कुछ और बीच में शब्द जोड़ के कहने की कोशिश की कि वहां वाम पक्ष के जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन थी उन्होंने वो नारे लगाए। वो सब शरारतें हुई। पर मैं आपसे जो कहना चाहती हूँ, कन्हैया एक आंगनवाड़ी वर्कर का बेटा, उसके पिता पैरालिसिस के शिकार हैं, उसकी माँ की 3000 रुपए की पगार पे वो परिवार चलता है, उसका भाई भी कम्युनिस्ट, उसके पिता भी सीपीआई में, उनकी माँ भी एकटक की यूनियन की लीडर है अपने इलाके की। ये संभव कैसे हो पाया? 3000 रुपए कमाने वाले की जो औलाद है वो पहुंच पाई जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी तक, क्योंकि इस तरीके के संस्थान वहां जो इन लोगों की पीढ़ी ने, इनसे पहले वालों और इनके बाद की पीढ़ी ने लगातार जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में लड़ाई लड़ी कि यहाँ दलित के बच्चे को, बैकवर्ड एरिया के बच्चे को और हर जाति के गरीब को स्थान मिलना चाहिए। यहाँ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में वो पॉसिबिलिटी हो पा रही है। उस पॉसिबिलिटी से वहां पर इस देश के प्रबुद्ध हर फील्ड में निकल रहे हैं और उस पॉसिबिलिटी से वहां पर खुले दिमाग से लड़के और लड़कियां बहस करते हैं, पढ़ते हैं और एक अच्छे विचारशील नागरिक बनने की कोशिश करते हैं। ये आरएसएस को गवारा नहीं है। इसलिए ये इशू ये नहीं है कि देशद्रोह का नारा लगा या नहीं, ये इशू है कि जो आरएसएस और बीजेपी का विरोध करेगा, जो बहस बहसा करेगा, जो स्वतंत्र दिमाग पैदा करेगा, उनके ऊपर हमला होगा। इसलिए ये हमला जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को बंद करने का है, सोच विचार वाले संस्थानों को बंद करने का है, जहां से रोहित वेमुला पैदा हो जाए ऐसे विश्वविद्यालयों के ऊपर आक्षेप करने का है, जहां अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में मुस्लिम बच्चे भी अपने दूसरे ब्रदर्स के साथ अच्छे से पढ़ाई कर सके, उनको खराब करने का और बंद करने का है। ये मसला सीधे सीधे वो है। इसलिए आखिर में मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि उस लड़ाई, वो लड़ाई, कन्हैया एक सिंबल है। एआईएसएफ जो 1936 में पैदा हुई, वो उसका इतिहास सब स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस की विरासत है, वो अकेले एआईएसएफ की नहीं। लेकिन उस एआईएसएफ ने इस देश को इतने प्रबुद्ध लोग दिए, हर फील्ड के अंदर दिए। उस एआईएसएफ का है कन्हैया, और ये कहते हैं देशद्रोही है। एआईएसएफ तो लीगल ऑर्गेनाइजेशन है, एसएफआई और ऐसा भी लीगल है, एनएसयूआई और एबीवीपी भी लीगल है। हम तो नहीं उनको इलीगल कह रहे, उनकी एक्टिविटीज इलीगल हो सकती हैं, लेकिन लीगल ऑर्गेनाइजेशंस है। सीपीआई एक रिकॉग्नाइज्ड पार्टी है, सीपीएम रिकॉग्नाइज्ड पार्टी है, दूसरी वाम पक्ष की पार्टियां हैं इस देश में, आदरणीय हैं, और इन्होंने झट से कह दिया पूरा वाम पक्ष जो है उन विद्यार्थियों के लिए खड़ा हो गया, तो बहुत बड़ी गलत बात कर रहे हैं। मैं जानती हूं जिस दिन कॉमरेड सुधाकर की स्टेटमेंट आई, राजा की स्टेटमेंट आई, कॉमरेड सीताराम येचुरी की स्टेटमेंट आई, तुरंत हमला शुरू हो गया वाम पक्ष की पार्टियों पे। इसलिए आप ये समझ लीजिए, पहले माइनॉरिटीज को पीट रहे थे, मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस को टारगेट बना रहे थे, फिर इन्होंने टारगेट बनाना शुरू किया है दलितों को, अब ये टारगेट बना रहे हैं वाम पक्ष को, और अब उसके बाद हर एक को टारगेट बनाएंगे जो विचारों की सोच रखता है, विचारों को आगे ले जाना चाहता है, जो स्वच्छंद है, जो इनसे सहमत नहीं है, जो डाइसेंट की आवाज रखता है, उसकी आवाज को ये बंद करना चाहते हैं। आपने देखा होगा टीवी पे, जैसे ही हम बोलते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है देश में, फटाक एंकर बोलता है अच्छा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब देश के विरुद्ध नारे लगाओ। ये नहीं है उसका अर्थ। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 में हम सबको मिली है, उसके अंदर जो सीमाएं हैं सबको मालूम है, लेकिन तुम्हारे लोग संविधान को नहीं माने, दूसरे लोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करें तो छट से उंगली उठाते हो कि तुम्हारी देशभक्ति कहाँ है। और इसलिए मेरा आपसे ये कहना है, इस लड़ाई के सिपाही अब आप हैं। हर हिंदुस्तान के कोने के अंदर वो मजदूर संगठन, किसान संगठन, जन संगठन और जितने भी ग्रुप्स सोशल लेवल पे, कल्चरल लेवल पे, रीजनिंग पे, लॉजिक पे, रैशनैलिटी पे, तर्क पे काम कर रहे हैं। ये लड़ाई आज आपकी है, ये लड़ाई अकेले वाम पक्ष की नहीं है, ये लड़ाई अकेले पांचारे संघर्ष समिति की नहीं है, ये लड़ाई आप सबकी है। और इसीलिए
इन तीनों को जहां आप याद कर रहे हैं, उनकी तस्वीर यहां लगा करके ये समझिए इन्होंने अपने पूर्वजों की लड़ाई को आगे बढ़ाया। अब इनकी लड़ाई को हमें आगे बढ़ाना है, और लड़ाई बहुत बड़ी है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि जो हिटलर की चाल चलेगा इस देश में, वो हिटलर की मौत मरेगा, और अवाम ही उसको ये मौत देगा, अवाम ही देगा। और इसीलिए अब फिर से मौका आ गया, हम समझे कि फांसीवाद के स्टाइल क्या होते हैं, तरीके क्या होते हैं, और सारी इनकी हरकतों में वही बू आज नजर आ रही है। इसलिए ये लड़ाई की बात है, हम बहस के लिए तैयार हैं। हमने नहीं कहा बीजेपी आरएसएस वालों तुम पे प्रतिबंध हो, हम कह रहे हैं बहस करो हमसे, आओ मैदान में, डरते क्यों हो, आवाज क्यों बंद कराना चाहते हो? तुम्हारे पास बहस का कोई मुद्दा नहीं, बहस में तुम हार जाओगे, विचारों से तुम हार जाओगे। और इसीलिए जो मैंने कहा दो तरीके चल रहे हैं, एक तरफ नीचे प्यादे सारे छोड़ रखे हैं, रोज कुछ ना कुछ मसला खड़ा करो, सारे पैनल डिस्कशन उस बहस में रहे, पूरा देश उसमें उलझा रहे, और मोदी जी देश को बेचने का काम करते रहे। मोदी जी पूरी दुनिया जाए, इस देश के पूंजीपतियों के सीईओ को ले जाए, उनके लिए बिजनेस जुटा के लाए, और वहां की कंपनियों के लिए यहाँ बिजनेस जुटाने का काम और प्रॉमिस वहां करके आए। तो एक तरफ देश को बेचो, देश की आर्थिक स्वतंत्रता पे आक्रमण करो, और दूसरी तरफ लोग लड़े नहीं, इनको आपस में लड़ाओ, अपने प्रश्नों पे नहीं लड़े, आपस में लड़े। और उसके लिए ये सब कुछ इस देश के अंदर किया जा रहा है, ये दोहरी सियासत है। और इस दोहरी सियासत को यूरोप में फांसीवादी ताकतों ने आगे बढ़ाया था। मैं आपको कहती हूँ, हम जर्मनी नहीं है, हम इटली और फ्रांस नहीं है, हम हिंदुस्तान है। आरएसएस और मोदी के लोग समझ लें इस बात को, हम हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान की बहुत जड़ें मजबूत है, एकता की और भाईचारे की। कर लो तुम कोशिश, तोड़ नहीं पाओगे, मुंह की खाओगे, ये मैं कह के जाना चाहती हूँ। हर हादसे के बाद हिंदुस्तान में एकदम उफान उठ रहा है, जैसे जेएनयू के मामले में भी उठा है, हर हादसे के बाद उठ रहा है, और इनकी पोल पट्टी खुलती चली जा रही है। वही मीडिया जो इनकी डुगडुगी बचाते हैं, बहुत से मीडिया वाले बड़ी रीजनेबल और ऑब्जेक्टिव खबर देते हैं, कुछ जो इनके झांसे में आके देते हैं उनको भी जवाब देना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि चीजों की परतें खुल जाती हैं। तुम सोशल मीडिया मिसयूज करते हो, तो उसी सोशल मीडिया को तर्क से इस्तेमाल करने वाले तुम्हारी पोल खोलने का भी काम कर रहे हैं। इसलिए मुझे इस देश के आवाम के ऊपर बहुत यकीन है, और उन सब लोगों का मैं तहे दिल से बहुत सम्मान करती हूँ जो किन्हीं भी मुश्किल परिस्थितियों के अंदर हिम्मत नहीं छोड़ते हैं, मैदान में रहते हैं, लड़ाई को जारी रखते हैं, डरते नहीं है इनकी आंखों से, लाठियों से और गोलियों से। उन सब का मैं सम्मान करती हूँ, क्योंकि वही एक आशा है, वही एक विश्वास है, और उन्हीं के कंधों के ऊपर ये महान देश बच के रहेगा। ये अपने देश को तोड़ नहीं पाएंगे, ये तोड़क हैं। हमसे क्यों कहते हैं तोड़ने की बात करते हो? तोड़ को तुम समझ लो, टुकड़े करने की बात तो तुम्हारी सियासत है, तुम समझ लो। कश्मीर में पीडीपी के साथ बैठोगे, वहां बोडोलैंड के साथ अलायंस करोगे असम में, पंजाब के अंदर खालिस्तानियों को महामंडित करने वालों के साथ सरकार बनाओगे, और नथुराम गोडसे को महामंडित करने वालों को तुम देशभक्त कहोगे, नथुराम गोडसे समेत। तो जनता समझेगी नहीं, सब समझेगी। इसलिए आप सबको इस मौके के ऊपर कॉमरेड पानसरे को, दाभोलकर को और कलबुर्गी को याद करते हुए, उनकी याद को सलाम करते हुए, उनके विचारों को आप और हम सभी आगे बढ़ाएंगे, ये कहते हुए मैं आपसे अब विदा लेती हूँ। मैंने ज्यादा टाइम लिया, मैंने प्रेसिडियम को भी बहुत सताया। धन्यवाद।